पुरुष में भी कहाँ से, कौन से धर्म के, सॉरी, कौन से जाति के, कौन से वर्ण के, सबके लिए अलग अलग नियम जो दिए हैं। यहाँ पर हम नारी की बात कर रहे हैं, तो नारी के बारे में जो मनुस्मृति में जितने भी बातें लिखी गई है, जो भी नियम दिए गए हैं, ये एक तरह से नारी को स्वतंत्रता नहीं देने की बात पर आती है। उस एक नारी ने कैसे जीना है या उसको कैसे जीने देना है, खास करके जीना है बोलने की बजाय उसको कैसे जीने देना है, किस तरह का जीवन वो जीनी चाहिए, इस पूरा अधिकार पुरुषों के हाथ में दे दिया। ये हर बार हम लोग सुनते हैं कि पिता, पति और पुत्र के हाथ में दिया है। तो यहाँ पर ये बातें तो सभी को मालूम है, फिर भी मैं एक तो शब्दों को, नियमों को मैं बात करना चाहूंगी जो मनुस्मृति में दिया है, जो मुझे बहुत ज्यादा खटकता है। वो है, यहाँ पर जब नियम लिखते हैं महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति महिलाओं के नेचर की बात करता है कि एक स्त्री कैसी होती है, एक नारी कैसी होती है, यानी नारी का जन्म ही किस लिए होता है, इस तरह की वो बात है। तो नेचर की बात करते हैं, तो कहते हैं नेचर ऑफ वुमेन इज टू सीड्यूस मैन, यानी महिला का नेचर, प्रवृत्ति कह सकते हैं, महिला की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो पुरुष को रिझाती है, और इसीलिए वो कभी भी सही मार्ग पर चल नहीं सकती, या उल्टा कहे वो पुरुषों को रिझाकर गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी ये क्या कहा है यहाँ पे मनु ने, स्त्री की प्रवृत्ति की बात कर रहा है वो, कि वो इस तरह करती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मैं इसको ऐसे कहती हूँ, पुरुष इतना मूर्ख है क्या कि स्त्री की बातों में आता और रिझ जाता और गलत रास्ते पर चला जाता है। दूसरा भाग देंगे तो मैं यही कहूंगी कि पुरुष मूर्ख है अगर उसने ऐसा किया और वो उसके हिसाब से चलता है। लेकिन दूसरी तरफ स्त्री को उस तरह से बनाना, अब ये मनु ने नहीं लिया, इस पर मैं कमेंट्स दे रही हूं अपने, कि स्त्री रिझाने वाली है, ये प्रवृत्ति है या स्त्री को ऐसा बनाया गया है, स्त्री को वैसा बनने के लिए समाज ने या पुरुष वर्ग ने इस तरह का नियम उसको बनाया क्या। जैसे अब ये नियम इसमें तो लिखा नहीं है कि उसने क्या परिधान करना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है जहां पर ये लिखा गया है कि स्त्री ने न सज धज कर अपने पति को, जब भी वो बाहर से आता है तो अपने पति का स्वागत करना चाहिए। अब ये स्वागत करना और सज धज कर करना, इससे पता चलता है कि सजना धजना ये रिझाने के लिए होता है। तो ये नियम ही बना दिया कि उसने हमेशा सच धज कर रहना चाहिए, एक तरह से नियम हो गया फिर ये कि उसने सज धज कर रहना चाहिए, और जब वो सज धज कर रहेगी तो उसे सिर्फ पति के लिए रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो पति बोलेगा सिर्फ मेरे लिए सज धज कर रहो, लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगा तो वो पत्नी को बोलेगा कि ऐसे ही नहीं चलना, क्योंकि मेरा स्टेटस अन्य लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए तू मेरे साथ मेरे लिए सच धज कर चलेगी, जिससे
उसे वो आश्वस्त है कि सभी लोग मेरी पत्नी को देखकर खुश होंगे कि मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है। लेकिन एक डर भी है जिसकी वजह से वो ये कहता है, जब अन्य पुरुष उसके सुंदरता की, उसके सजने धजने की तारीफ करेगा, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे पुरुषों की नजर में आ जाएगी। और ये जो डर है, वो डर की बात उस समय उसको तो करने देता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये जो डर की बात है, उससे जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो दूसरे लोग उसके पत्नी की तारीफ करते हैं या उसको सजने धजने के जो बात है उसको तारीफ करते हैं, तो उसको वो घर में आकर जो कहता है कि सज धज कर चलो, वो उल्टा उसको कहता है, क्या दूसरों को रिझाने के लिए तुम सजी थी? ये जो मनुस्मृति में कंफ्यूजन वाली बात है ना, स्त्रियों के लिए, इवन पुरुषों के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको अधिकार दिया डांटने का, मारने का अपने पत्नी को। ये नियम लिखे हुए हैं, पूरा कानून है एक तरह से, जिसमें बताया गया है कि कब कब वो अपने पत्नी को मार सकते हैं, कब कब अपने पत्नी को डांट सकते हैं, किससे मार सकते हैं, लकड़ी से मार सकते हैं या रस्सी से मार सकते हैं, या उसे जान से भी मार सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। ये सारे कानून मनुस्मृति में दिए हुए हैं। और ये सब होने के बाद में भी पति के लिए उसने सज धज के रहना है। ये जो बात आ रही है, ये आज तक बुद्ध के अलावा और महाप्रजापति के अलावा कोई नहीं समझा है। इवन मैं अन्य के, जिन लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया, उनके बारे में भी कह रही हूँ कि वो हो सकता है वो बात बहुत आगे की है, क्योंकि समाज मानता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। स्त्री को सज धज के नहीं रहने देना है, या उसको भी पुरुषों की तरह वस्त्र परिधान करके एक स्वतंत्र जीवन जीने की जो परंपरा चालू करनी है, वो बुद्ध के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और वो भी जब यूनिफॉर्म की बात आती है तब आती है। तो आज तो यूनिफॉर्म में भी नहीं हो रहा है। मैं आज भी ये देखती हूँ कि जो सज धजने वाली बात जो मनुस्मृति में लिखी हुई है, चाहे सारी महिलाएं या मनुस्मृति को पढ़ लेगी, बाबा साहब ने तो जलाया था, लेकिन पढ़ पढ़ के जलाने के लिए कहा था सहस्त्रबुद्धे को। लेकिन हम भी ये कहते हैं कि अगर किसी चीज को नकारना है तो उसको पूरी तरह से जानो और फिर नकारो। तो हर महिला का ये कर्तव्य बन जाता है कि उसने मनुस्मृति पढ़ना चाहिए, उसमें तो उनकी उन्नति है या अवन्नति है ये जान लेना चाहिए, किस वजह से उनको आज जो जी रहे हैं, जिस तरह से उनका जो स्टेटस है वो मिला है, वो मनुस्मृति की वजह से मिला है या बुद्ध की वजह से मिला है। तो दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए। तो ये मनुस्मृति पढ़ेंगे, वो उसको जलाएंगे भी, लेकिन ये इतना बड़ा डिसीजन है कि एक महिला अपने सजने धजने के जो प्रक्रिया है इसको शायद ही छोड़े। जो बुद्ध को समझ रहा है वही छोड़ सकता है। बहुत बहुत कम, हम 1% भी नहीं कहेंगे, बहुत कम। बुद्धिज्म में आने के बाद में भी बहुत मुश्किल है। आप राजनांदगांव में जो अपने वेबिनार होते हैं, अपने बादल सिंह जी भी इसमें रहते हैं, इन्होंने भी सुना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बुद्धिस्ट महिलाओं ने एक यूनिफॉर्म उपासिका के तौर पर तैयार तो कर लिया है सफेद कपड़ों में, लेकिन लिपस्टिक नहीं छोड़ते।
और मैंने पहले ही कहा उनको सफेद लिपस्टिक लगाना शुरू करें अब, क्योंकि बिना लिपस्टिक के स्त्री रह ही नहीं सकती। कौन से जन्म से वो लिपस्टिक लगाकर आई थी, पैदा हुई थी लड़की, पता नहीं, लेकिन वो लिपस्टिक नहीं छोड़ सकती। मैं हमेशा यही बात को ज्यादा कर, जिस दिन वो लिपस्टिक छोड़ेगी धीरे धीरे बाकी बातें बदलेगी। ये उल्टा हो रहा है, बाकी बातें बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन लिपस्टिक नहीं छूट रहा है। और लिपस्टिक एक ऐसी चीज है जो सच में रिझाने का काम करती है, क्योंकि इतना वो डार्क कलर होता है होठों का कि कोई भी आपकी तरफ देखेगा, आप जो कुछ भी बोल रहे हो तो सबका ध्यान वो लाल कलर की तरफ जाएगा, जिस कलर की लिपस्टिक आपने लगाया पर ये होठों को ही तरफ जाएगा। और क्योंकि ये स्त्रियां लगाती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ये सेक्स से रिलेटेड है। पुरुष नहीं लगाते, स्त्री लगाती है। और यहां पे वो फर्क हो जाता है, समानता की बात खत्म हो जाती है। कौन से समानता की बात कर रहे हैं? क्या हम मनुस्मृति को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? क्या हमें महाप्रजापति गौतमी, ठीक है उन्होंने बाल निकाल दिया, अलग बात है, आप बाल ना निकाले, क्योंकि बाल तो चाहे लंबे हो छोटे हो, पुरुष लोग भी लंबे बाल करते हैं, लड़कियां स्त्रियां भी छोटे बाल करती है, टकला होना जरूरी नहीं है। ये हमारा बिक्कू बिक्कुनी बनने के वो प्रोसेस है, ये इनका यूनिफॉर्म है। लेकिन आम गृहस्थ जीवन में हम लोग किस तरह से अपने आप को समानता के लेवल पर नापेंगे? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत बार मैं सुनती हूँ जब भी ये कार्यक्रम होता है इस तरह के, जहाँ पे नारी की बात आती है, तो बहुत सारी महिलाएं जो सामाजिक कार्यकर्ताएं होती है वो हमेशा ये कहती है कि घर के पुरुष ने उनको साथ देना चाहिए बराबरी में आने के लिए, और वो नहीं देता है इसलिए उनको तकलीफ होती है। ऑब्वियसली तकलीफ होगी, वो नहीं देंगे तो। लेकिन पहला कदम ये महिला ने उठाना ही जरूरी है। कब तक सहारा ढूंढते रहोगे? ये निर्णय लेने के लिए, मैं साथ चलने के लिए नहीं कह रही हूं, समानता में आने के लिए, समानता दिखने के लिए पहली बात वो निर्णय जो लेना है, हमें समानता एक जैसा दिखना है, इसके लिए जो निर्णय लेना है, ये निर्णय लेने के लिए भी क्या सहारे की जरूरत होती है? तकलीफ होगी, क्योंकि पिछली बारी जैसे मैत्री वो उदाहरण देती है, मुझे मैत्री का वो बहुत याद आता है कि जब वो सलवार सूट पे या साड़ी पर पुलिस स्टेशन जाती थी, पता नहीं वो क्लियर कर लेगी, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। और जो या पुलिस स्टेशन में जो लोग होते हैं उनका भी एक देखने का नजरिया स्त्री की तरह होता है। लेकिन अगर वही जीन्स पे जाती थी तो आगे वाला व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन का, वो उसकी तरफ स्त्री है या पुरुष है वो पहले दिमाग में नहीं आता था, लेकिन ये आता था क्या ये जर्नलिस्ट है, क्या ये वकील है, यानी वो कौन है, क्योंकि वो स्त्रीत्व नहीं दिख रहा उसमें। जान रहे स्त्री है लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं हो रही है, वो कौन से पोस्ट पर है, वो उसका कार्य क्या है, ये पहले ऊपर आ रहा है। तो ये जो ड्रेसिंग सेंस होता है, इससे जो फर्क पड़ता है आगे वाले के ऊपर, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि मनुस्मृति जो है ये हमेशा स्त्रियों को उसी नजर से देखने की बात करती है कि वो एक वस्तु है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमें वही वस्तु नहीं बनना है। ये बात हमारी महिलाओं ने समझनी है जो हमें बुद्ध ने बताई। हम अपने आप को, चाहे हम
किसी को आकर्षित करे या नहीं कर रहे हैं, या किसी को रिझा नहीं रहे, वो बात अलग है। हम जो अपने आप को सादे सिंपल तरीके से भी सजाते हैं, कुछ करते हैं, वो रिझाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक स्त्री हो, और स्त्री की तरफ देखने का नजरिया जो होता है वो आपके तरफ देखकर बदलता है। ये मैं बताना चाहती हूँ। एक उदाहरण, मैंने बहुतों को मालूम होगा, वो उदाहरण मैं हमेशा लेती हूँ कि अगर एक लड़की, जो ये कहा भी जाता है ना, लड़कियों को जिस तरह से उनका पालन पोषण होता है, तो उसको कहते हैं कि ज्यादा जोर से हंसना नहीं, ज्यादा जोर से बोलना नहीं, बीच कोई प्रश्न पूछना नहीं, दौड़ना नहीं, खेलना नहीं, एक उम्र होने के बाद में खेलना नहीं। बहुत से बंधन है ये सारे हमको ये हिंदू संस्कृति की देन, मनुस्मृति की देन है, ये सारी जो सारे बंधन में डाल देती है। तो ये होने की वजह से एक लड़की बहुत अच्छी कब होती है, एक महिला बहुत अच्छी कब होती है उनके हिसाब से, जब वो गाय की तरह रहती है। गाय की तरह मतलब कैसे, कि वो उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, कोई भी अन्याय अत्याचार हो, वो बिल्कुल नहीं बोलेगी, आवाज नहीं उठाएगी, वो कभी जोर से नहीं बोलेगी, वो छुई मुई सी रहेगी, है ना। लड़कियों को बोलते शर्माना बहुत जरूरी है, शर्मा कर चलना है, धीरे धीरे चलना है, और थोड़ा ज्यादा ही करना है तो वो दिखाने का, रिझाने की बात आती है तो लचकाने वाली भी बात आती है, लचक लचक के भी चलना है। देखो ना, अभी हम भी चप्पल लेने जाते हैं दुकान में, तो हमको लेडीज बोलकर लेडीज चप्पल दिखाते हैं, बोलते भाई चप्पल दिखाओ बस, चाहे जो हो, जो पसंद आएगी वो लेंगे। इसमें भी क्यों लेडीज और जेंट्स करते हो, क्यों क्यों दिखाते हैं वो? क्योंकि लेडीज के नाम पर हिल वाली चप्पल होती है। तो ये फर्क कर दिया क्या है हर तरह से, क्योंकि जितने हिल वाली चप्पल पहनेगी उतनी वो लचक लचक के चलेगी, कमर में मोड़ आएगी। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो जब वो चलती है, और अगर वो लड़की की तरह ड्रेस में, जिसमें साड़ी हो, जिसमें पूरा वो क्या लचक दिखनी चाहिए चलते हुए, तो ये उदाहरण हमेशा मैं देती हूँ। कॉलेज में जाते हैं आजकल लड़कियां, और कॉलेज में तो फैशन के नाम पर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारे अन्य तरीके परिधान होते हैं, वो परिधान पहन कर आती है, लेट हो गए, फैशन वाले कपड़े पहने हैं, स्त्रीत्व दिख रहा है, दूर से ही कोई ऐसे अनवांटेड या जो असामाजिक तत्व जिन्हें कहते हैं, वो कहीं रास्ते में मिल जाए, तो उन्हें देखकर उनके प्लान एक लड़की के रूप में हो जाता है कि ये लड़की है तो इसके साथ क्या क्या किसने करना है, ग्रुप में है तो कौन क्या क्या करेगा, पूरी प्लानिंग चुटकी बजते ही हो जाती है, क्योंकि उनको और कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक लड़की रफ एंड टफ पैंट शर्ट में जा रही है, बिल्कुल भी लचक नहीं है, एकदम निडर होकर बोल्डली चल रही है, और आगे इसी तरह का असामाजिक तत्व के लोग खड़े हैं, तो वो सबसे पहले उनके दिमाग में, तो उनको तो कहीं ना कहीं झलक तो लगता ही है कि ये स्त्री है, लेकिन उसमें इतने उलझ जाते हैं कि स्त्री है या नहीं है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की, इस चक्कर में उनका प्लान ही बन नहीं पाता है जल्दी। जो प्लान लड़की होने पर जल्दी बन जाता है कि उसके साथ क्या करना है, तो ये जब प्लान नहीं बनता है, तो वो लड़की जैसे जैसे नजदीक जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, उसका चाल ढाल, ये देखकर जो प्लान बना भी होगा थोड़ा बहुत, वो भी फुस हो जाता है। क्योंकि एक क्रिमिनल लॉ में एक तरह का साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉ में है ये, कि क्रिमिनल जो होता है वो क्राइम बहुत ही सेफ्टी के साथ करता है, यानी वो ये देखता है कि रिस्क सबसे कम हो, जहां पर रिस्क कम होती है वहां पर वो क्राइम करता है।
तो और जहां पर उसको लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है पकड़े जाने की, तो वहां पर वो क्राइम करने के पहले 10 बार सोचता है और कभी कभी तो टाल भी देता है। ये साइकोलॉजी होती है क्रिमिनल की। ये हमें लॉ में पढ़ाया जाता है कि क्रिमिनल को कैसे पहचाना जाए, वो किस तरह से करता है। तो ये एक बात आ जाती है, अगर लॉ नहीं होता और मनु का ही विधान होता तो आज सभी पुरुष क्रिमिनल ही होते जैसे पहले हुआ करते थे। आज वो लॉ की वजह से बहुत कुछ रुक गया है, बहुत सी बातें सही ढंग से हो रही है। हर कोई यानी रिस्क है अभी क्रिमिनल बनने के लिए, है ना, इसलिए वो नहीं हो पाता है और सभ्य बनते जा रहे हैं। बहुत सी बातें हैं ऐसे जो इंसान को सभ्य बनाते जा रही है शिक्षा की वजह से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा भी पहुंच रही है। लेकिन जब तक ये मॉरल वैल्यूज जो बुद्ध की दी हुई है वो जब तक सब लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक क्रिमिनल्स कम होंगे, ये भी आश्वासन कम लिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर मैं जो नारी का उत्थान और पतन की बात जो कह रहे हैं, जो बाबा साहब ने बुद्ध और मनुस्मृति में तुलनात्मक कहा, तो मैं आज की नारी को बस यही सलाह देना चाहती हूँ कि वो अपने आप को अगर पुरुष के बराबरी में, मैं पुरुष से ज्यादा की बात नहीं कर रही, पुरुष की बराबरी में एक मानव समाज का एक अभिन्न अंग, बराबरी का अंग बोलकर अपने आप को प्रस्थापित करना चाहती है, तो उसने समझना पड़ेगा कि वो अपने आप को समाज में या लोगों के सामने किस तरह से प्रस्तुत करे, क्योंकि प्रस्तुत करना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम अकेले रहने वाले नहीं, हम समाज में रहने वाले हैं, और जब समाज में रहते हैं तो समाज में हमेशा हम जब भी जाइए तो वो एक प्रस्तुत होना ही होता है, हमारे कार्य के रूप में, हमारे दिखने के रूप में, हमारे व्यवहार के रूप में, हमारी परंपराओं के रूप में। तो ये हम लोगों को इस पर पूरी तरह से अच्छी तरह से विचार करके अपने आप को बदलने की जरूरत है, और ये बदलाव ही हमें वो समानता का दर्जा देगा, मानवता का दर्जा देगा, और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे कोई हमको देगा ये बात नहीं है, हमें वो हासिल करना है, और अगर हम वो हासिल कर लेते हैं तो फिर कहना है डेयर यू, कोई डेयर नहीं कर सकता कि हमारे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा भी तो पीछे बोलेगा, आगे नहीं बोल पाएगा। तो ये स्थिति हमें हासिल करने की है, चाहे वो बुद्धिस्ट महिला हो या कोई और महिला हो। लेकिन अगर महिला है, वो मानव का एक अभिन्न अंग है, उसने अपने आप को मानव की तरफ प्रस्तुत करना है। यही बोलकर रुकती हूँ। जय भीम।